हेलो गाइस, दिस इज प्रियंका प्रजापति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑगस्टस एजुकेशन। गाइस, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है फिजिक्स सेक्शन से, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाइस, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मीनिंग होता है एट रेस्ट, वही करंट का मीनिंग होता है इन मोशन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आप दो बलून लेते हो, एक बलून को आप हेयर पे रफ करके उसे चार्ज आपने अगर किया और आप उसे दूसरे अनचार्ज बलून के पास अगर लेकर जाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स नथिंग बट चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। वही दूसरी ओर हम आज इस चैप्टर में देखने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ इस चैप्टर में हमें बात करनी है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। स्टैटिक मीन्स जैसे रेस्ट होता है, वैसे करंट का मीनिंग होता है इन मोशन। तो यहाँ आप देखोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग है फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस का मोशन। कंटिन्यूसली जब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह मोशन में होंगे, फ्लो करेंगे, तो हम बोलेंगे दैट देयर इज अ इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल कि अगर एक रिवर है और उस रिवर में वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो हम बोलते हैं देयर इज अ वाटर करंट। अगर एयर है जो कंटिन्यूसली ब्लो हो रही है तो हम बोलेंगे यहाँ एयर करंट है। ठीक इसी टाइप से अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं कंटिन्यूसली तो हम बोलेंगे देयर इज अ इलेक्ट्रिक करंट। गाइज, चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन्स भी कहते हैं, वही नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम सेम चार्जेस की बात करें तो आपको पता होगा दैट सेम, कुछ भी होने दीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर सेम है दे विल रिपेल ईच अदर, यानी वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर डिफरेंट चार्जेस हैं जैसे प्लस एंड माइनस, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो ये थे चार्जेस के टाइप्स एंड चार्जेस के नेचर। गाइज, इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। कूलम और कुछ नहीं, कूलम सिंबल है चार्जेस का। वही आप देखोगे कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव है इसलिए वहां निगेटिव साइन नहीं आएगा, पर चार्ज उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। गाइज, आज हम जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं, पहले ये वर्ड नहीं था, ये वर्ड बहुत बाद में सामने आया है कि जो निगेटिव चार्जेस होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो पॉजिटिव चार्जेस है उसे प्रोटॉन कहते हैं। पहले जो साइंटिस्ट थे, पहले के जो लोग थे, वो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ये वर्ड्स ही यूज़ करते थे। इसलिए अगर आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहिए तो भी चलेगा और फ्लो ऑफ चार्जेस कहिए तो भी चलेगा। सो गाइज, ये जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, दैट इलेक्ट्रिसिटी जब हम बात करते हैं कि जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस है तो ये किसके ज़रिए होगा। तो आपने देखा होगा जैसे अभी फैन चल रहा है, एसी चल रहे हैं, लाइट्स ऑन है, तो आपने देखा होगा कि कुछ तो भी आपका जो एक पर्टिकुलर स्विच है वहाँ से कुछ वायर्स कनेक्टेड है उस पर्टिकुलर अप्लायंस को। दैट वायर इज नथिंग बट कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो चार्जेस कैरी करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करते हैं। वही दूसरे और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इंसुलेटर। जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं ये मैक्सिमम यानी ज़्यादातर तो मेटल्स ही होते हैं। कुछ एग्जाम्पल होंगे जो नॉन मेटल से होंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और कुछ नहीं बल्कि एक एलाट्रॉप है कार्बन का। अब आपके दिमाग में कैसे सवाल आया होगा कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो होते हैं, वाई शुड कंडक्टर्स कैरी इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है इसका समाधान ऐसा है। मेरे पास एक वायर का टुकड़ा है। अब आपको पता है वायर एक मैटर है एंड मैटर कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ एटम्स। अब एटम का स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा तो इस टाइप से होता है। सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे एक्यूमुलेटेड होते हैं प्रोटॉन्स, और वही शेल्स में
यानी इस ऑर्बिट में होंगे इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव ओनली। तो ये एक मैटर है और मैटर में नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे और इन एटम्स के शेल्स में होंगे इलेक्ट्रॉन्स। बस यही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। यानी एक तरह हम कंडक्टर की डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हैं कि कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये एक मैटर है, इट कॉम्प्राइजेज ऑफ नंबर ऑफ एटम, और अगर एटम है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ है, पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तो थोड़ा सा हम डीप में जाके देखते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं। गाइज आप लोग को पता है कि ये जो न्यूक्लियस है इस पे चार्ज है पॉजिटिव प्रोटॉन की वजह से, और ये जो शेल है इस शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं निगेटिव। अब ये न्यूक्लियस यानी कि ये प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन के बीच में डिस्टेंस गैप बढ़ता है वैसे वैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लूज होते जाता है, नथिंग बट लेस होते जाता है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम में आप देखोगे 3 शेल्स होंगे। ये है न्यूक्लियस, आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। सो इसका यानी एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, सो इसके पास 13 प्रोटॉन्स होंगे और इसके शेल्स में फर्स्ट शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, बचा कितना 3, सो 3 होंगे आउटर मोस्ट शेल में। अब आप देख सकते हो वैलेंस शेल यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही 3 इलेक्ट्रॉन्स को आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहोगे। कैसे? देखिए इस शेल के बीच में, मतलब इस शेल में जो निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी लेस होने की वजह से इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इस शेल के मुकाबले सेकेंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और इस प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा लेस है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुका है। वही अगर आप थर्ड शेल की बात करो तो थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बीच में और ये जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत लेस है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इजीली वो शेल छोड़ सकते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं और इसीलिए हम मेटल्स को गुड कंडक्टर भी कहते हैं क्योंकि मेटल हैज़ अ कैपेसिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो ये था कंसेप्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। देन नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अब हम देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गाइज इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन अब आपको पता है, नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट, आप जहां भी फिजिक्स में रेट ये वर्ड सुनो आप वहां अपॉन में सीधा टाइम मीन्स टी लगा दीजिए। सो डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर आप इलेक्ट्रॉन बोलो तो भी राइट है। मैंने कहा कि फिजिक्स में जैसे जहां भी आप रेट देखो आप डिवाइडेड बाय टाइम नथिंग बट टी लगा सकते हैं। चार्जेस का यूनिट, चार्जेस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से और इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल I से। अब हम देखते हैं कि इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है। सो SI यूनिट की अगर हम बात करें सो Q मीन्स चार्जेस, चार्जेस का SI यूनिट होता है कूलम, वही टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड्स। सो कूलम पर सेकेंड इज नथिंग बट एम्पियर। सो करंट का SI यूनिट बनता है यहाँ से एम्पियर। गाइस करंट को हम मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज एमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट को हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में।
सीरीज एंड पैरेलल के बीच में आपको डिफरेंस अगर पता ना हो तो सीरीज मीन्स लाइक दिस इन वन लाइन। आप इस टाइप से 1 2 3 कितने भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो, पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ इस टाइप से मैं एमीटर ज्वाइन कर दूंगी और इस टाइप से हमने हमारा सर्किट कंप्लीट किया। तो ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें आपको 2 रेजिस्टेंस और एमीटर जो मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है आपको दिख रहा है। सो यहाँ से आपका आइडिया क्लियर हुआ होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट। पैरेलल की भी बात अभी कर लेते हैं। पैरेलल मीन्स कि जब आप किसी रेजिस्टेंस के ऊपर यानी इस टाइप से पैरेलली कोई चीज़ कनेक्ट करते हो, आगे हम देखने ही वाले कि जो वोल्टमीटर होता है वो हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं सर्किट में। सो ये जो था ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। सो गाइज इस टाइप से आपको सर्किट डायग्राम्स भी है, तो कुछ सिंबल्स है लाइक दिस। तो ऐसे सिंबल्स आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगे, आप वो सिंबल्स प्रैक्टिस कीजिए और उसके हेल्प से आप सर्किट डायग्राम्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस रखिए। सर्किट डायग्राम और कुछ नहीं, जो हमारे घर में अप्लायंसेस होते हैं बस उसी को हम एक डायग्राम के फॉर्म में बताते हैं। अब ये सर्किट डायग्राम है और एक बताती हूँ आपको ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाए। कंडक्टर एक वायर होता है, तो सपोज यहाँ हमने कॉपर वायर एज अ कंडक्टर चूज किया है, तो वायर हम इस टाइप से बताएंगे। यहाँ आप सेल या बैटरी का यूज करोगे, तो अगर आप सेल लगा रहे हो तो आपको इस टाइप से बताना है, बट अगर आप बैटरी बता रहे हो तो आपको इस टाइप से बताना है। बैटरी और कुछ नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। अब यहाँ अगर आप बल्ब बताना चाहते हो तो ये रहा बल्ब, इस टाइप से आपने एमीटर कनेक्ट कर दिया है सीरीज में, तो ये रहा हमारा एक सर्किट डायग्राम। आप इस टाइप से करंट का फ्लो भी बता सकते हैं। करंट का फ्लो आप अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में बताओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब आपके दिमाग में एक और चीज़ ऐसे आई होगी कि मिस ने यहाँ ऐसे बताया कि करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में अगर हम बताएं तो बेटर होगा। तो करंट तो यही होता है ना, दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम करंट कहते हैं। तो गाइज आज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट कहते हैं, बट आज से कई साल पहले हमारे जो पूर्वज है वो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते थे। अब ये कैसे, ये क्या कहानी है, तो ये हम देखते हैं अभी। इलेक्ट्रिक करंट जो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल का मीनिंग ट्रेडिशनल भी होता है, यानी कि रीति रिवाजों वाला, पुराना। तो ऑब्वियस हमारे जो पूर्वज हैं वो यही मानते आए हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होता है। तो इसीलिए हम पॉजिटिव से निगेटिव जो इलेक्ट्रिक करंट निकलता है उसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट, और जो निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसे हम कहते हैं रियल करंट। अब ये चीज़ समझने से पहले हम समझेंगे कि ऐसा क्या है जो उस पर्टिकुलर कॉपर नथिंग बट कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यूअस मोशन देता है। दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो गाइस डरने की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स बिल्कुल हार्ड नहीं है, और यहाँ हम ट्राई करेंगे कि हम इजी से इजीएस्ट वे में इसे पढ़ें। पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ नहीं बल्कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, बस यही इसकी डेफिनेशन है। तो चलिए अब इस डेफिनेशन को हम समझते हैं। गाइस जैसे मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसे ही चार्जेस हैज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम बात करें किसी चार्ज की, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं यहाँ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन हैज सम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कंसिडर कर लेते हैं कि ये प्रोटॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड है।
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या करूँगी कि एक टेस्ट चार्ज मैं यहाँ प्रेफर करूँगी प्रोटॉन। ये टेस्ट चार्ज मैं इसके अंदर लाने की कोशिश करूँगी। अब गाइज आपको पता है कि ये दोनों सेम चार्जेस है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जैसे जैसे ये प्रोटॉन मैं इसके करीब लाऊंगी, आप देखोगे कि ये इस पे जो रिपल्शन का फोर्स है वो बढ़ रहा है। अब फाइनली जब मैं इस प्रोटॉन को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ जाऊंगी, तब ये इसे पूरी तरह से रिपेल करने की कोशिश करेगा, यानी पूरी तरह से एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस प्रोटॉन को, इस टेस्ट चार्ज को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिपल्सिव फोर्स है उसको रेजिस्ट करते हुए यहाँ तक लाने में जो मैंने वर्क डन किया है, बस इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, कैपिटल V से। अब यहाँ आप देखोगे कि इसका ऐसा यूनिट क्या बनता है गाइस, वर्क डन का जो यूनिट है वो जूल ही होता है। अब ऐसा क्यों, तो देखिए जितनी एनर्जी आपके बॉडी में स्टोर्ड है, या ऐसे बोलिए कि जितनी एनर्जी आपके पास है आप उतना ही वर्क कर सकते हो। जितनी बैटरी आपके मोबाइल में है आपका मोबाइल उतना ही चलेगा। ठीक उसी तरह हम यहाँ बोलेंगे कि जितना हमने वर्क डन किया है वह किसके इक्वल है, जितनी एनर्जी हमारे पास है या जितनी एनर्जी हमने कंज्यूम की। अब एनर्जी का यूनिट होता है जूल, तो वर्क डन का भी यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। इसीलिए यहाँ हम वर्क डन का यूनिट लेते हैं जूल, एंड चार्जेस का यूनिट होता है कूलम। गाइस जूल पर कूलम और कुछ नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होता है। अब जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए जो एक डिवाइस होता है उसे हम कहते हैं एमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। अब इस वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये इस टाइप से हम कनेक्ट करेंगे सर्किट डायग्राम में। लाइक दिस, ये है वोल्ट मीटर। तो चलिए गाइज अब हम देखते हैं कन्वेंशनल एंड रियल करंट के बीच में डिफरेंस। ये हम देखेंगे एक सर्किट डायग्राम के थ्रू। गाइज यहाँ मैंने एक बैटरी कनेक्ट की है, ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। अब यहाँ जो एक कॉपर वायर है इसको हम बताएंगे एटम्स के थ्रू। यहाँ एक बल्ब कनेक्ट कर देते हैं। ओके गाइज, आपको पता है एटम्स के शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ये सर्किट हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेंगे एंड फाइनली ये आ जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल तक। अब यहाँ आप देख रहे हो कि पॉजिटिव टर्मिनल पे जो एटम है, इस एटम ने इस नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि ये कैसा था, ये पॉजिटिवली चार्ज था, इसीलिए इसने नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अब जब इस नेबरिंग एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया तब इस पे इलेक्ट्रॉन्स की स्कैर्सिटी आ गई, और ये कैसे हो गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इस टाइप से ये चेन कंटिन्यूस चलेगी। जैसे अगेन जब ये पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गया तो ये नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, अगेन ये इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग
चलते रहेगा। गाइज पॉजिटिव टू निगेटिव हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट एंड निगेटिव टू पॉजिटिव हम कहते हैं रियल करंट। अब हमारे जो पूर्वज थे उनका ऐसे मानना था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल है और जो निगेटिव टर्मिनल है ये लोअर पोटेंशियल है। तो ऐसा क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल क्यों कहलाता है और ये जो निगेटिव टर्मिनल है ये लोअर पोटेंशियल क्यों कहलाता है? ऐसे क्यों कहते थे कि जो करंट है वो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही फ्लो करेगा? तो चलिए ये हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। दो ग्लास हैं, उन दोनों को हमने कनेक्ट किया है एक स्ट्रॉ के थ्रू। दोनों ग्लास इनिशियली वैकेंट है। अब एक ग्लास के जो स्ट्रॉ का माउथ है उसको हम हाथ से ही क्लोज करते हुए एक जो दूसरा ग्लास है उसे हम वाटर से अप टू द ब्रिम फिल कर देंगे। अब जैसे ही ये पूरा फिल हो जाता है वाटर से, हम क्या करेंगे कि इसके स्ट्रॉ का जो माउथ है वहाँ से हाथ हटा देंगे। तब आप देखोगे कि यहाँ पर वाटर मूव कर रहा है, पर कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है? जहाँ वाटर की लेवल ज़्यादा है वहाँ से वाटर उस वैकेंट ग्लास में मूव कर रहा है और तब तक मूव करेगा जब तक दोनों ग्लास में वाटर का लेवल सेम ना हो जाए। तो यहाँ से हमें क्या लेना है? यहाँ से हमें सिर्फ इतना ही लेना है कि वाटर का मूवमेंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर था। ठीक इसी टाइप से पॉजिटिव को हम कहते हैं हायर पोटेंशियल और निगेटिव को हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल। तो चलिए समझते हैं। आप देखोगे जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इस बैटरी में जो एनर्जी है केमिकल फॉर्म में जो स्टोर्ड है वो एनर्जी यहाँ से मूव होगी और ये पहुँचेगी इस बल्ब तक। अब इस बल्ब में ये एनर्जी पूरी यूज़ कर ली जाएगी इस बल्ब को ग्लो करने के लिए। अब यहाँ आप देखोगे कि जो एनर्जी निकल रही है वो बहुत ही लो है, बहुत ही कम है, क्योंकि एनर्जी यूज़ हो गई है इस बल्ब के थ्रू टू इमिट लाइट। अब यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो कैसी होगी? तो वो होगी लो। इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव से जो निकल रहा है वो है हायर पोटेंशियल ऑफ एनर्जी। वहीं आप देखोगे कि बल्ब से निगेटिव टर्मिनल तक जो जा रहा है वो है लोअर पोटेंशियल ऑफ एनर्जी। बस यही डिफरेंस है गाइज। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सो हम देख चुके हैं कि बैटरी या सेल ये एक सोर्स होता है टू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज वेल एज एसआई यूनिट और इसे मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगता है। और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि कन्वेंशनल और रियल करंट के बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों हम लोग पॉजिटिव से निकलने वाले करंट को हायर पोटेंशियल कहते हैं। ओके तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है ओहम्स लॉ। गाइज ओहम्स लॉ और कुछ नहीं बल्कि ये हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड रेजिस्टेंस। ओहम्स लॉ कहता है जब आप करंट कांस्टेंट रखते हुए किसी सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाला कोई पर्टिकुलर सोर्स लगाओगे, तो वहाँ से करंट फ्लो होने लगेगा और वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने क्रिएट किया है अगर आप वो बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा और अगर आप उस पोटेंशियल डिफरेंस को कम करोगे तो करंट भी कम होगा। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। गाइज अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम यहाँ एक कांस्टेंट लगाते हैं। दैट कांस्टेंट इज नन अदर देन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है इसकी हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओहम्स लॉ की बात करते हैं। गाइज आप किसी भी एक्सिस पे V और किसी भी एक्सिस पे I ले सकते हो, मैं ये प्रेफर करूँगी। सपोज आपने कुछ क्वांटिटीज़ ली हैं और इस टाइप से आपको आपका ग्राफ मिला है
यहाँ आपके ग्राफ का नेचर है स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिए, कभी भी जब क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तब हमेशा ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ रेजिस्टेंस की यानी कि कांस्टेंट की, तो यहाँ जो भी मटेरियल हमने यूज़ किया है उसका जो एक कांस्टेंट हम निकालेंगे, बस वही उस मटेरियल का रेजिस्टेंस होगा। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे अगर आपने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिया है 4, तो करंट मिल रहा है आपको 2, और अगर यहाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है 8, तो करंट मिल रहा है 4। आप देख रहे हो ये जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो रहा है कॉन्स्टेंटली, एज ये दोनों एक दूसरे को प्रोपोर्शनल है। तो जो भी रेशियोज हमको मिलेंगे ये रेशियोज हमेशा कांस्टेंट होंगे। बस मैं आपको यही यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए अब हम रेशियो की बात करते हैं। तो अगर हम यहाँ रेशियो लेते हैं फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलती है 2। अगर हम सेकेंड वैल्यूज़ की बात करें तो अगेन आपको यहाँ कांस्टेंट मिलता है 2। अगर हम थर्ड वैल्यू की बात करें सो अगेन यहाँ पे आपको कांस्टेंट मिलता है 2। कहने का मतलब है कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बढ़ाओगे सो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा स्ट्रेट लाइन, और हर बार आपको जो कांस्टेंट मिलेगा उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी फॉर पर्टिकुलर सब्सटेंस, फॉर पर्टिकुलर मटेरियल। और इस चीज़ को हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी के बारे में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। गाइज रेजिस्टेंस और कुछ नहीं बल्कि एक ऑब्स्टैकल होता है, एक रेजिस्टेंस होता है इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये करंट क्या है। सो करंट एक कंटिन्यूस फ्लो होता है चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन्स का। सो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बीच में यानी इनके वे में जो ऑब्स्टैकल्स आते हैं जो इनके फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सो गाइज ऐसा क्या है उस कंडक्टर में जो इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेजिस्ट करेगा। तो चलिए समझते हैं। ये एक कॉपर वायर का टुकड़ा है जिसमें नंबर्स ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे। अब ये नंबर्स ऑफ एटम्स में आप देखोगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो रैंडमली मूव करेंगे। अब जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर दिशा मिल जाएगी और ये उस दिशा में मूव करने लगेंगे। अब जब ये मूव करेंगे तो आप देख रहे हो कि यहाँ ये जो एटम्स हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो भी फ्री है मूव करने के लिए, ये एक दूसरे के वे में आएंगे ऑब्स्टैकल बनकर, और बस यही रेजिस्ट करते हैं चार्जेस को फ्लो करने में। बस यही एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स या फिर ऐसे बोलिए अदर इलेक्ट्रॉन्स, ये होते हैं ऑब्स्टैकल्स और इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओहम, और ओहम को हम ओमेगा साइन से डिनोट करते हैं। दिस साइन इज नोन एज ओमेगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर। गाइस फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फैक्टर्स जैसे लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ दैट कंडक्टर, टेम्परेचर। इसके बाद हम देखेंगे टर्म रेजिस्टिविटी। तो चलिए पहले देखते हैं। गाइस अगर किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दी जाए तो क्या लगता है आपको, उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियस,
उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि आपके फ्रेंड का घर आपके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और आपके घर से आइसक्रीम पार्लर 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आपके घर से अगर आपको आपके फ्रेंड के घर तक जाना है तो बीच में कितने ऑब्स्टैकल्स लगेंगे? कुछ ऑब्स्टैकल्स लगेंगे जो 1 किलोमीटर के दौरान होंगे। पर अगर आपको आपके घर से आइसक्रीम पार्लर तक जाना है तो ऑब्स्टैकल ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि इस समय आपको ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा व्हीकल्स होंगी, ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स होंगे ना। ठीक इसी तरह जैसे कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है वैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका मतलब कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। गाइस, ये एक 1 लेन हाईवे है और ये एक 4 लेन हाईवे है। आप कौन सा प्रेफर करोगे? मैं तो यही करूँगी, 4 लेन हाईवे, क्योंकि यहाँ अगर आप देखो तो 4 लेन हाईवे पे मुझे कम ट्रैफिक मिलेगा, यानी कम ऑब्स्टैकल्स मिलेंगे, जिस वजह से मैं अपने गाड़ी की स्पीड ज़्यादा भी रख सकती हूँ और टाइम से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकती हूँ। और वही अगर हम बात करें 1 लेन हाईवे की, तो आने वाली गाड़ियाँ जाने वाली गाड़ियाँ दोनों होती है और वहाँ आप देखोगे कि ऑब्स्टैकल्स बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ एक ट्रैफिक क्रिएट होगा। सो ये एग्जाम्पल था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो आई होप आपको समझ रहा है कि मुझे क्या कहना है, कि जैसे ही आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हो वैसे ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है वो है दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करोगे सो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेचर ऑफ कंडक्टर की अगर हम बात करें, सो गाइस, रेजिस्टेंस मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है, यानी कि कॉपर का रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम के रेजिस्टेंस से बिल्कुल अलग होगा, इनके रेजिस्टेंस सेम नहीं होंगे। तो ये मटेरियल टू मटेरियल डिफर करता है। एक एग्जांपल ऐसे भी हम ले सकते हैं कि इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इतना हाई है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते ही नहीं है, चार्जेस फ्री होते ही नहीं है टू कैरी करंट। बस ये भी आप यहाँ एग्जांपल ले सकते हो कि सबसे हाई अगर किसी का रेजिस्टेंस है तो वो है इंसुलेटर्स, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, इंसुलेट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है टेम्परेचर। गाइज, अगर टेम्परेचर में इंक्रीज होगा सो करंट डिक्रीज होगा। अभी के जो दिन चल रहे हैं गर्मी के, आप देख रहे होंगे कि पावर स्टेशन से तो फुल पावर से इलेक्ट्रिसिटी घरों तक आती है, पर बीच में कुछ गर्मी के कारण टेम्परेचर हाई होने की वजह से रेजिस्टेंस हाई होता है और उस वजह से हमारे घरों तक जो करंट आता है उस पावर स्टेशन से वो रेजिस्टेंस की वजह से लो हो जाता है, इसीलिए हमारे अप्लायंसेस धीमे धीमे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा टॉपिक रेजिस्टिविटी। गाइज, अभी हमने देखा दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और हमने देखा दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप देखोगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए और अगर हम यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाएं तो आप देखोगे
ये एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप से बनता है। अब ये जो कांस्टेंट मैंने यहाँ लगाया है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रो, और यही कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। अब इस रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो चलिए ये चेक करते हैं। सो पहले हम इस रिलेशन को थोड़ा सा अलग ढंग से लिखते हैं। सो ये ए इस यहाँ डिवाइड है, अगर यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये एल जो इसके साथ मल्टीप्लाई है, अगर वो इक्वल्स टू के इस साइड आ जाए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या निकल कर आई है, आर इंटू ए अपॉन एल। अब जो आर है रेजिस्टेंस, उसे हम कहते हैं ओहम। जो एरिया है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में। गाइज यहाँ मीटर स्क्वायर यानी m इंटू एम, आर यू अंडरस्टैंड। अब ये m से ये m क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, यहाँ बचा ओहम मीटर। सो गाइज रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें, सो गाइज जो एलॉय होते हैं, एलॉय मीन्स इट्स अ मिक्सचर ऑफ सर्टन मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे नाइक्रोमिक एलॉय है, ये नाइक्रोम एलॉय मिक्सचर है क्रोमियम, मैग्नीज, निकल एंड आयरन का। एलॉय जो होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी हाईएस्ट होती है क्योंकि ये मिक्सचर होते हैं सर्टन सब्सटेंस के, इसलिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। गाइस सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहेगा, दो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा, ठीक है। सो ये रहा हमारा सर्किट डायग्राम। आप यहाँ पे 2, 3 कितने भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं, मैं यहाँ 2 रेजिस्टेंस ले रही हूँ, रेजिस्टेंस 1 एंड रेजिस्टेंस 2। अब यहाँ से जो करंट निकल रहा है V, वो रेजिस्टेंस 1 के लिए हो जाएगा V1 और रेजिस्टेंस 2 के लिए हो जाएगा V2, और जो करंट जा रहा है वो सेम ही रहेगा। सो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ओहम्स लॉ से हम देख सकते हैं कि यहाँ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ओहम्स लॉ क्या कहता है, ओहम्स लॉ बताता है दैट V इज नथिंग बट I इंटू आर, बराबर। तो यहाँ अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस फॉर रेजिस्टेंस फर्स्ट, तो कुछ इस टाइप से हमारा इक्वेशन बनेगा, और अगर हम सेकेंड रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो कुछ इस टाइप से रिलेशन बनेगा। अब हमें पता है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दैट V इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू V1 एंड V2। देन यहाँ V1 एंड V2 की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से, जो हो जाएगा I इंटू R1 एंड I इंटू R2, एंड गाइज यहाँ पुट करोगे V की वैल्यू जो है I इंटू R। अब गाइज यहाँ से आप I कॉमन ले लीजिए और R1 प्लस R2 आपको मिल जाएगा, और यहाँ आप देखोगे कि इक्वल्स टू के इधर साइड और इधर साइड जो I है ये हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ से हमको रेजिस्टेंस मिलता है R1 प्लस R2। सो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। गाइज अगेन 2 बातें जो आपको ध्यान में लेनी है वो ऐसी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा पर करंट डिफरेंट होगा, एज योर करंट हैज चॉइस। तो ये है सर्किट डायग्राम। अगेन मैं यहाँ प्रेफर करूँगी 2 रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2। यहाँ पे सेम वोल्ट मीटर रहेगा दोनों के लिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा V, और जो करंट आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा करंट I1 और यहाँ जाएगा करंट I2। सो ओहम्स लॉ के हिसाब से जो करंट है वो होता है V/R। तो बस अब हमें यहाँ देखना है कि टोटल करंट कितना है। सो फॉर रेजिस्टेंस 1 ये हो जाएगा करंट I1, एंड फॉर रेजिस्टेंस 2 ये हो जाएगा करंट I2। कॉल्ड इट इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो हमें पता है कि यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। सो आप लिख दीजिए, देन आप इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पुट कीजिए। अब मैं यहाँ से V कॉमन ले लूँगी, आप देख सकते हो। अब आप देख सकते हो ये V और ये V कैंसल हो जाएंगे, तो यहाँ से जो रिलेशन मिलता है वो इस टाइप से होगा। तो ये है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। गाइज पैरेलल कॉम्बिनेशन के डिसएडवांटेजेस तो नहीं है, बट हाँ सीरीज कॉम्बिनेशन के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में एग्जांपल की अगर हम बात करें, सो दिवाली के समय या किसी फंक्शन के समय घरों पर, बिल्डिंग्स पर हम जो लाइटिंग्स लगाते हैं, ये लाइटिंग्स एग्जांपल है सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो आपने देखा होगा कई बार कि अगर उस लाइटिंग में एक लाइट भी अगर ख़राब हो गया है, सो पूरी लाइटिंग ही ख़राब हो जाती है, पूरी लाइटिंग बंद हो जाती है। सो वो हमें पूरे रिप्लेस ही करना पड़ता है, फेंक देना पड़ता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है सीरीज कॉम्बिनेशन का, कि अगर इसमें जो नंबर्स ऑफ अप्लायंसेस एक साथ कनेक्टेड है, इसमें से अगर एक अप्लायंस ने भी वर्किंग बंद कर दिया तो बाकी सारे अप्लायंस भी वर्किंग स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। देन नेक्स्ट है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इसमें नंबर्स ऑफ अप्लायंसेस की वजह से रेजिस्टेंस सम अप हो जाता है, इसलिए यहाँ रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऐसा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सारे अप्लायंसेस को सेम नहीं मिलेगा, वो सारे अप्लायंसेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो ये होते हैं डिसएडवांटेजेस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। वही आप देखोगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक अप्लायंस के लिए हर एक अलग स्विच होता है, बटन होता है। आप जब चाहो जिस अप्लायंस को चाहो बंद चालू कर सकते हो। वही आप देखोगे कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब में, सारे अप्लायंसेस में एक जैसे ही जाता है। अब यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो भी लेस होगा, वो भी इतना हाई नहीं होगा जितना कि सीरीज में होता है। सो ये था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो गाइज अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर और कुछ नहीं, इसकी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज दो लेडीज़ किचन में काम कर रहे हैं और दोनों को सेम वर्क दिया है कि इक्वल साइज़ के 10-10 चपातीज़ आपको बनाने हैं। जो फर्स्ट लेडी है वो क्या करती है कि 30 मिनट्स में 10 चपातीज़ रेडी कर देती है। वही जो दूसरी लेडी है उसे पूरा 1 आवर लगता है 10 चपातीज़ मेड करने में, रेडी करने में। सो यहाँ से आपने क्या देखा, यहाँ से आपने देखा कि जो फर्स्ट लेडी है उसकी पावर ज़्यादा है क्योंकि उसने कम समय में ज़्यादा वर्क किया एज़ कम्पेयर टू दैट सेकेंड लेडी। सो ये होता है पावर। अब पावर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ से बनता है दैट वर्क डन अपॉन टाइम।
पावर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। अब मैंने आपको बताया था कि आप उतना ही काम कर सकते हो जितनी कि आपके पास एनर्जी है। तो अगर एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है तो वर्क का ऐसा यूनिट भी क्या आएगा, जूल, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो यहाँ से पावर का ऐसा यूनिट बनता है जूल पर सेकेंड, और यू कैन से दैट वॉट। जूल पर सेकेंड को ही हम वॉट भी कहते हैं। अब और एक एग्जांपल देखते हैं। आपने CFL या LED बल्ब्स कभी ऐसे घुमा कर देखा होगा, तो उसके पीछे इस टाइप से लिखा रहता है दैट 100 वॉट। 100 वॉट का ये बल्ब है, इसका क्या मीनिंग है? सो इसका मीनिंग ऐसा है कि ये जो CFL बल्ब है, ये CFL बल्ब 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है पर सेकेंड। ठीक है, सो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, इसकी डेफिनेशन, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एज वेल एज ऐसा यूनिट आपको समझा होगा। अब पावर को आप और 2-3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में लिख सकते हो, यानी पावर के और 2-3 फॉर्मूलाज भी है। अब वो फॉर्मूलाज कैसे हैं जनरली, वो आपको न्यूमेरिकल्स में भी बहुत काम आते हैं। तो चलिए अब हम पावर के अदर फॉर्मूलाज देखते हैं। आपको पता है दैट वर्क डन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बस यही चीज़ आप यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो यहाँ ये कुछ इस टाइप से तैयार हो जाएगा। अब करंट की डेफिनेशन से आपको ये भी पता है कि Q/T होता है I, बराबर। तो बस Q/T को आप रिप्लेस कर दीजिए I से, तो ये बन गया आपका अदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर पावर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ओहम्स लॉ के हिसाब से I जो होता है वो होता है V/R। तो बस आप यहाँ इसे रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से ये आपका बन जाएगा V²/R। और अगेन ओहम्स लॉ के हिसाब से ही V होता है प्रोडक्ट ऑफ I एंड R, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो बस आप इस फॉर्मूला में इस V की वैल्यू पुट कीजिए, आपको मिल रहा है I² × R। तो बस यही 3 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और पावर के, ठीक है, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त भी बहुत काम आते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गाइज आपको ज़्यादा फार्मूलाज लर्न रखने की ज़रूरत नहीं है, जो फार्मूलाज आपने यहाँ अभी पढ़े हैं उसी की हेल्प से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला भी इजीली निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स व्हाट, इट इज़ नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। देखो कैसे, अब यहाँ वर्क डन क्या है, इक्वल्स टू एनर्जी। तो मैं इस W को हटा के अगर यहाँ मैं E लिख दूँ तो कुछ गलत है? नहीं, राइट है। बस इस T को मैं अगर यहाँ लाऊँ तो ये यहाँ डिवाइड है, इक्वल्स टू के इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो बनता है प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। जब आप एक पर्टिकुलर अप्लायंस से इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कर रहे हो जिसका कुछ पर्टिकुलर पावर रेटिंग है फॉर पर्टिकुलर आवर के लिए, तो ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। अब इसका ऐसा यूनिट क्या बनता है, पावर होता है वॉट एंड टाइम हमको लेना है या आवर्स में। सो वॉट आवर्स इज अ ऐसा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गाइज दिस वॉट आवर इज वेरी स्मॉल यूनिट इफ यू टॉक अबाउट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन कमर्शियल लेवल। तो कमर्शियल लेवल की जब हम बात करें, मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रिक बिल्स आते हैं वो इलेक्ट्रिक बिल्स होते हैं किलोवाट आवर्स में। तो किलोवाट आवर ये एक बड़ा यूनिट है जो हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ एक रिलेशनशिप देखेंगे
बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो चलिए देखेंगे। आपको पता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1000 वाट आवर। अब हमें ये भी पता है कि 1 किलोवाट आवर में 1000 वाट ज़रूर होता है, और इस आवर को हम अगर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो ये होते हैं 3600 सेकेंड्स। अब आपको पता है कि वॉट क्या है, नथिंग बट जूल पर सेकेंड। बस इसी चीज़ को यहाँ इसी चीज़ को यहाँ पुट कीजिए, तो यहाँ हमें मिलेगा दैट 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये डिवीजन में है, इसीलिए सेकेंड से सेकेंड कट हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हमें कुछ इस टाइप से वैल्यू मिलेगी। अब इसे आप पार के फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये था रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। आपको ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये प्रिपेयर रखना है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गाइज, हीटिंग इफेक्ट मीन्स जैसे कुछ अप्लायंसेस में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है उस अप्लायंस को ग्लो करने के लिए, जैसे कि बल्ब में होती है, पर वहाँ कुछ एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है जिसकी ज़रूरत हमें वहाँ नहीं होती। पर कुछ ऐसे अप्लायंसेस हैं जहाँ हमें कंपलसरी सिर्फ हीट की ही ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल टोस्टर, गीज़र एंड इलेक्ट्रिकल आयन। सो कभी आपने अगर इलेक्ट्रिकल आयन ओपन करके देखा हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ऐसे हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल का एक कॉइल बनाया हुआ रहता है टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। बस इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। अब इस हीटिंग इफेक्ट का हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। एज मैंने आपको कहा है कि हमें ज़्यादा फॉर्मूला ध्यान में रखना नहीं है, जो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है उसी की हेल्प से आप आगे के फॉर्मूलाज निकाल सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, और यहाँ से हमें ये भी पता है दैट W क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा V इंटू Q का। तो बस यहाँ से हम यूज़ करेंगे करंट की डेफिनेशन, और करंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है दैट चार्ज इज नथिंग बट I इंटू T। अब ओहम्स लॉ यूज़ करते हुए हम देखेंगे दैट V इज नथिंग बट I इंटू R। अब इन दोनों इक्वेशन को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तब आप देखोगे कि हमें यहाँ मिलता है I² इंटू R इंटू T। अब यहाँ आपको पता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन यहाँ हुआ है वह किसके इक्वल्स है, तो वह इक्वल है जो भी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुई है या फिर यूज हुई है। तो हम यहाँ पे ये जो W है ये रिप्लेस कर देंगे इस H से, यानी कि हीट एनर्जी से। तो यह हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा कुछ इस टाइप से। तो गाइज, ये था हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे हम जूल्स लॉ भी कहते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ हमारा चैप्टर ओवर होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।